आप बालाघाट के खैर लांजी से हैं। जी सर। और एक क्षेत्र और उसको लांजी बोलते हैं। जी सर। तो लांजी और खैर लांजी में क्या अंतर है? सर दोनों बालाघाट जिले की अलग अलग तहसीलें हैं। लांजी तहसील अलग है और खैर लांजी तहसील अलग है सर। तो खैर लांजी में फेमस खैर लांजी का किला फेमस है सर। और वहाँ पर लांजी में दादा कोटेश्वर धाम भी बहुत फेमस है। हट्टा की बावड़ी कहाँ पर है बालाघाट जिले में? सर खैर हट्टा की बावड़ी, सर मुझे एग्जैक्ट तहसील अभी याद नहीं है सर। खैर लांजी में ही है। खैर लांजी में शायद नहीं है सर। क्यों फेमस है हट्टा की बावड़ी? सॉरी सर, मुझे अभी जानकारी नहीं है। अच्छा। राम वन पथ गमन। जी सर। बालाघाट से जी नहीं सर, राम वन गमन पथ तो नहीं गुजरता है बालाघाट से। तो सुना रामपायली से गुजरता? जी सर, रामपायली में भगवान राम के पद चिन्ह माने जाते हैं कि वो जब अपने वनवास में आए थे तो उनके पद चिन्ह वहाँ पे दिखाई देते हैं। इस वजह से उसे सर अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार राम वनगमन पथ बना रही है वो सतना से लेकर चित्रकूट से अमरकंटक तक है सर। तो मध्य प्रदेश बालाघाट में तो इसका नहीं मैंने पढ़ा है सर, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानकारी अर्जित करूंगी सर। बालाघाट का कुछ क्षेत्र जो है अभी भी नक्सल प्रभावित है। जी सर। है ना? स्पेशली मुक्की गेट, बैहर तहसील, बिरसा तहसील, है ना? तो यहाँ पर बचे कुछ नक्सलाइट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जी सर मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला जो है इसकी लांजी तहसील और बिरसा उकवा वाला क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित है। बैहर तहसील का कुछ क्षेत्र, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीआरपीएफ की हॉक फोर्स इसके लिए तैनात की गई है। साथ ही साथ कोबरा बटालियन भी इसमें समय समय पर अपना नेतृत्व वहाँ पे करती है सर। साथ ही साथ सर कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे रोशनी जो नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर है, ताकि उन्हें सामान्य जनजीवन में लौटने के लिए, और साथ ही साथ समाधान पहल भी चलाई जा रही है सर। भूर सिंह से मिलिए आपका? भूर सिंह द बारह सिंगा सर? नहीं सर, नहीं मुलाकात हुई भूर सिंह जी से? कौन है भूर सिंह जी, बताइए। भूर सिंह द बारह सिंगा एक लोगो माना जाता है जो हमारी ब्रेडरी प्रजाति के बारह सिंगा है उसके लिए, मतलब उसका लोगो है ना भूर सिंह का बारह सिंह। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान है? धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता कम हो रही है उसकी, है ना? क्या कारण है? एक समय तक बहुत सैलानी आते थे, अब सैलानी की संख्या कम होती जा रही है। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकप्रियता कम हुई है, पर कुछ मतलब कारण है ऐसे, जैसे कि ज़्यादा प्रमोट नहीं करना। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन को लेके हमें काम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वेबसाइट्स बनाई जानी चाहिए। और सर साथ में जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उनको भी इसके स्तर पे काम करना चाहिए सर। वहाँ पे गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियाँ, जिससे कि वहाँ पे पर्यटन बढ़े। सर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उसे भी माना जा सकता है। एक समय था मंडला से तो जाते थे सैलानी, बालाघाट में मुक्की गेट जो है उसके रास्ते से जाते, तो मुक्की गेट नक्सलाइट चपेट में, ये भी कारण हो सकता है? जी सर, निश्चित रूप से हो सकता है सर कि लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा हो उसके प्रति, तो इसके लिए भी काम करना चाहिए सर। बालाघाट जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, क्या कारण है इसके? सर इसके पीछे मैं मुख्य रूप से 3 कारण उत्तरदायी मानती हूँ। पहले तो कि वहाँ के जो अभिभावक हैं वो अपनी बेटियों को प्रमोट करते हैं आगे पढ़ने के लिए, और सर जनजाति समुदाय पाया जाता है, बैगा और गोंड, तो वहाँ पे भी महिला प्रभुत्व देखा जाता है जनजातीय समुदायों में, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण एक उत्तरदायी है। और तीसरा कि सर अवेयरनेस, मतलब जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस अभी प्रसार हुई है। एक मुख्य कारण और है। जी सर। आर्थिक कारण? जी सर है? हाँ जी सर, आर्थिक कारण भी एक कारण है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो लघु कुटीर उद्योग है उनमें भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। जी सर। उसमें जो पौधे होते हैं उनको कीचड़ में रोकने का काम कौन करती है? महिलाएं ही करती हैं सर। जी सर। पुरुष नहीं करते? जी सर। पुरुष करें तो क्या होगा? फसल चौपट हो जाती है, जैसे मान्यता है ना, तो महिलाओं की आर्थिक उपयोगिता है सोसाइटी में, यही मुख्य कारण है ना? जैसे असम के चाय बागान में महिलाओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्यों? चाय पत्ती तोड़ने का काम कौन करती है? महिलाएं।
भूपेन हजारिका का क्या गाना माना थे? एक कली, दो तितलियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है रतनपुर बागीचे में, है? तो मूल कारण जो है आर्थिक उपयोगिता है, ठीक है, वेरी गुड। और बालाघाट में जो मलाजखंड कॉपर माइंस का जो क्षेत्र है, तांबा उत्पादन करता है, बैहर तहसील में, बिरसा तहसील में मलाजखंड सर बैहर तहसील में है सर। वो जो रॉ तांबा निकलता है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए आगे कहाँ भेजा जाता है? सर जो उत्खनन का कार्य है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सर मुझे अभी जानकारी नहीं है सर कि उसका शुद्धिकरण कौन करता है। राजस्थान भेजा जाता है? राजस्थान में है कोई बहुत प्रसिद्ध तांबे की खदान? सर खेतड़ी की खान है। खेतड़ी तो भेजा जाता है। जी सर, थैंक यू सर। तो इस साल कितना प्रोडक्शन रहा तांबे का वहाँ पे? सर तांबे का परसेंटेज मैंने 2019-20 के आंकड़े देखे थे तो उसके अकॉर्डिंग 44% रहा है। अच्छा, नक्सलाइट एक्टिविटीज का जो संकेंद्रण है मलाजखंड और भरवेली के आसपास ही है, माइंस के आसपास, क्या कारण है इसका? सर कहीं ना कहीं उनको एक तरह से रेवेन्यू भी मिल जाता है वहाँ से। वो अब जी सर, जी सर, जी सर, ऐसा देखा जाता है सर सामान्य रूप से। जी सर, सुना है सर। सुना है। तो पुलिस प्रशासन सबकी मौजूदगी में नक्सलाइट सरकारी उपकरणों से लेवी वसूल रही है, तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। जी सर, सर निश्चित रूप से ये एक तरह से अवैध गतिविधि है, इसके ऊपर नियंत्रण किए जाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है सर। मैंगनीज कॉपर माइंस जो भरवेली में है उसकी क्या विशेषता है? सर उसकी विशेषता ये है कि वो एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है सर। जी सर। एक समय था भारत की सबसे बड़ी छोटी लाइन की रेलवे बालाघाट जिले में चलती थी ना, मंडला बालाघाट में। अब ट्रेन चलती है हमारी, क्या स्थिति उसकी? सॉरी सर, अभी वर्तमान में मुझे जानकारी नहीं है सर, मैं इसके बारे में जानकारी आप कभी छोटी ट्रेन से नहीं घूमी? गोंदिया से बाटेवाल तो नहीं गई करने? नहीं सर, मैं बंद हो गई होगी ना। जी सर। मंडला में एक जंक्शन था, नैनपुर जंक्शन। जी सर। उसका बारे में पता है आपको? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, ये आपके जन्म के पहले की बातें सर, ये ना आप तो पैदा नहीं हुई होंगे उस समय। तो बालाघाट जिला तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। बालाघाट के दो उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, कौन कौन से? सर चिन्नौर चावल है और दूसरा है वाराशिवनी की हैंडलूम साड़ियाँ। जी सर। दोनों की विशेषताएं बताइए मुझे। सर चिन्नौर चावल अपनी सुगंध के लिए, अपने स्वाद के लिए, और सामान्य दूसरे जो चावल हैं उसके कंपैरिजन में इसका दाना जो है वो पतला होता है सर, और इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 135 से 140 दिन के लगभग समय लेता है सर। और जो वाराशिवनी की हैंडलूम साड़ियाँ हैं वो सर सिल्क या सामान्यतः कॉटन की बनी होती है, और ये सामान्य साड़ी की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। इसे जी सर, और इसको 16 हाथ साड़ी भी कहा जाता है। ये जो आप साड़ी पहनी, ये कौन सी साड़ी है? सर ये साड़ी सर कॉटन की साड़ी है। वो साड़ी इसलिए मैंने नहीं पहनी है सर क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें थी इस वजह। हाँ, वो तो हैंडलूम वाली थी, कंफर्टेबल नहीं लगती है ना। तो वारासिवनी में क्या मिलता है उसका रॉ मटेरियल साड़ी का? सर रॉ मटेरियल तो अन्य जगह से लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? ये तो मुझे गुजरात से लाया जाता है। साड़ी बनाने वाले कारीगर कौन है? सॉरी सर, गोष्ठी समुदाय के हैं कारीगर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो भाई बालाघाट अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है, और बालाघाट के विकास में वैनगंगा नदी का बड़ा योगदान है। कैसे? सर वैनगंगा नदी जो है वो बालाघाट जिले से, सिवनी जिले से निकलती है सर, परसवाड़ा। जी सर, और बालाघाट का एक बड़ा क्षेत्र से होते हुए बहती है। तो सर यहाँ पर वैनगंगा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं जिससे सिंचाई परियोजना, नहरें निकाली गई हैं जो कि कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है सर। एक बात बताइए, बालाघाट से बहुत सारी तादाद में IITians हैं, IAS है, MPPS से बहुत सिलेक्शन है बालाघाट से, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो बालाघाट के इस शिक्षा क्रांति के पीछे कारण क्या है?
जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बालाघाट में पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि बचपन से मुझे भी मेरे मतलब माता पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा हमेशा मोटिवेट किया कोई गया है। awareness क्यों है बालाघाट में? सर मुझे लगता है कि एमपी से बहुत बच्चे आते हैं बालाघाट से। जी सर। सर लगातार जागरूकता भी बढ़ रही है, शिक्षा के प्रति जो नज़रिया था मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो वो भी कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है सर। मिशन चंद्रयान चला था ना, उसमें भी बालाघाट के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? सॉरी सर, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। मिस्टर ठाकरे। जी सर। नाम याद नहीं आ रहा मुझे। जी सर। और बालाघाट से कोई प्रसिद्ध हस्ती निकली है? एक मुश्ताक अली खान है सर, जो बैयर क्षेत्र से आते हैं, वो अभिनेता हैं। अभिनेता है? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। है मुश्ताक अली खान। क्या हॉबी क्या है आपकी? सर मेरी हॉबी भजन गायन है। भजन तो रहने दीजिए, है ना? और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मेरी बीएससी किया है मैंने। अखबार पढ़ा था उसका? चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की इजराइल ने ना, ऐसा कहा जा रहा है, वॉशिंगटन टाइम्स के एडिटोरियल में लिखा है कि इजराइल जब युद्ध खत्म करेगा तब तक मिडिल एशिया का नक्शा, भौगोलिक नक्शा बदल चुका होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल युद्ध से भूगोल बदल जाएगा, संभावना है? तो आपकी क्या राय है इस पर? सर सॉरी सर, मैं अभी बेहतर उत्तर नहीं सोच पा रही हूँ इसका। क्यों? सर मुझे लगता है कि इसके लिए यूनाइटेड नेशन को मतलब इसके ऊपर कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए उनके द्वारा, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का परिणाम नहीं होता है। हाँ, और सर इसके लिए जो हमारा युद्ध के बाद राजनीतिक नक्शों में बदलाव तो आता है। जी सर, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, जी सर, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये इजराइल वाला युद्ध भी नक्शे बदल देगा। जी सर, ऐसा निश्चित रूप से ऐसा संभव हो सकता है आगे भविष्य में, लेकिन मुझे लगता है सर कि जो विश्व के बड़े देश हैं, विकासशील देश और विकसित देश, उनको मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब शांति के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं सर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, बालाघाट का नाम बालाघाट क्यों? जी सर। सर ऐसा मान्यता है, ऐसी देखा जाता है कि पहले बालाघाट का नाम बुरहा हुआ करता था, जो कि अपभ्रंश होके बालाघाट हो गया, लेकिन कभी कहीं कहीं पे कहा जाता है कि 12 घाट होने की वजह से इसे बालाघाट कहा जाता है। बालाघाट से बालाघाट कैसे हो गया? सर कहा नहीं जाता, रियलिस्टिक पेपर बात करते। जी सर। सर 12 घाट थे, घाटों के ऊपर बसा हुआ कहा जाता है, इस वजह से बालाघाट। नहीं तो 12 से बाला कैसे हो गया? सॉरी सर, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है सर, माफ़ी चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी के समय की बात है ये, थोड़ा सा प्रयास निकालिएगा और ऑथेंटिक है बिल्कुल, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। सर ने आपसे बालाघाट के बारे में पूछा, कुछ मैं और वहाँ के बारे में पढ़ता रहता हूँ, वहाँ क्राइम भी बहुत है, तो क्या कारण है, और अगर आपको जब DSP बनाया जाए तो क्या उपाय करेंगे आप इससे निपटने के लिए? जी सर, अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है सर, मतलब क्राइम रेट में। जी सर, मुझे लगता है कि पहले तो जंगल वाला एरिया है, तो आवागमन संचार की जो है मतलब वन से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उन्हें एक माध्यम मिल जाता है हमला करने के को लेकर। और सर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, और पेट्रोलिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है सर, और निगरानी को अधिक सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। एजुकेशन इंडस्ट्री, यस सर, रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए निश्चित रूप से, और शिक्षा और जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है सर। ये महिला सुरक्षा का इशू, ये सिर्फ MP नहीं, पूरे देश का इशू प्रेजेंट है, आए दिन आप दिखाई जाते हैं। हम इसके लिए क्या कारण माने और कैसे ये दूर हो सकता है? जी सर, हाल ही में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं, और इसके लिए सर मुझे लगता है कि पहले तो परिवार के स्तर पर संस्कारों के माध्यम से प्रयास की जाने की ज़रूरत है कि आप अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को,
ताकि वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त ही ना हो। दूसरा है कि सर हमें जो कानून लॉ एंड ऑर्डर को है बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और सर न्याय प्रणाली जो है, ऐसे अगर कोई केस आते हैं तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए और अपराधियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ सर इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ बढ़ाना चाहिए। निर्भया कांड के बाद तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं दिख रहा। जी सर, देखने में आता है सर, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में दिया था कि जो पैनिक बटन लगाए गए थे, तो उस पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देखने की ज़रूरत है। बोलना चाहिए कि निरंतर सॉरी सर, अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसमें आप जानते हैं कि जेंट्स की उम्र शादी की 20 है, महिलाओं की 18 है। उसने एक केस कर दिया। तो आपकी इस संबंध में क्या राय है, ये सही है या गलत है? चूंकि पूरे भारत में नीति आयोग की भी रिपोर्ट में 21 की बात कही गई है, क्या आपकी नज़रों में क्या सही है या गलत है? जी, निश्चित रूप से सर ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसकी वजह से मतलब महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए, अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के लिए और किसी भी क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए। जैसे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक से अधिक आगे आएंगी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी सर। इसका दूसरा भी पहलू तो है। जी सर, जैसे आपने कहा स्वागत योग्य, जिस दिन मैं पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा स्वागत योग्य, लेकिन और मैंने डेट में फिर स्टडी की तो पाया कि जो कम उम्र शादी होती है वो ज़्यादा सक्सेस, जो बड़ी उम्र में शादियाँ हो रही हैं वो सक्सेस नहीं हो रही है। तो ये भी तो इसका एक दूसरा पहलू है, तो इससे कैसे नियंत्रण पाया जाए? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा लग सकता है सर कि ये लेकिन सर मुझे लगता है कि 21 वर्ष एक ऐसी आयु है जिसमें महिला के शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः वो विकसित हो जाता है। और सर अधिक आयु मतलब उसमें जो महिला है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि 21 साल की जो बच्ची होती है वो कॉलेज में ही प्रवेश करती है उस समय, तो कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में जो बाधा होगी वो रुकेगी अगर 21 वर्ष कर दी जाए तो। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर 18 वर्ष आयु होती है तो पेरेंट्स ये देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में किसी समस्या से पीड़ित हों, अगर ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो वो जल्दी कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। हमारी प्रेसिडेंट इस समय महिला है, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी तो रियल तो हेड प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है और नाम मात्र का प्रेसिडेंट को बनाया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से ऐसे प्रोविजंस भी कर दिए हैं कि प्रेसिडेंट नाम मात्र का लिखा तो है, लेकिन अगर वो यूज करना चाहे तो नाम मात्र का नहीं रह जाता है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि सच में हमारे प्रेसिडेंट नाम मात्र के ही रह गए। आप उन प्रोविजंस के बारे में बताना चाहेंगे? जी सर, हमारे संविधान में हमने जो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रोविज़न लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है सर। ये हमारे लोकतंत्र की प्रणाली को देखते हुए लिया गया था सर, और उस टाइम जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया था सर। तो सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय जी नाम मात्र की हैं, उनके द्वारा भी कई एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बता सकते हैं, एक्टिव और के आर नारायण साहब के बता सकते हैं। आप इनके कुछ बताइए जिसको हम आगे याद रखें। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई निर्णय पारित लिया जाता है संसद के द्वारा, तो निश्चित रूप से द्रौपदी मतलब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को अपने स्वविवेकानुसार भी कुछ निर्णय लेने चाहिए। लिए तो यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है भारत में। बात क्या हो रही है? प्रयास चल रहे हैं लंबे समय से, फिर भी सशक्तिकरण नहीं दिख रहा, क्या कारण है? जी सर, ऐसा लग सकता है, लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है। जैसे हम इकोनॉमी के क्षेत्र में देखें तो बहुत सारी ऐसी उद्यमी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं सर। वैसे ही राजनीति के क्षेत्र में भी हम आगे देख रहे हैं महिलाओं को। अभी उद्यमी स्टार्टअप
कंपनीज़ हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे किरण मजूमदार शाह एक बहुत महान उद्योगपति के रूप में उभरी हैं। इसी के साथ साथ गजल अलग करके एक महिला उद्यमी हैं, वो भी बहुत फेमस है सर। साथ ही साथ सर समाज सेवा के रूप में और अलग अलग क्षेत्रों में हम महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं सर। लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट का देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का देख लीजिए, स्पोर्ट का देख लीजिए, इंडस्ट्री का देख लीजिए, कहीं के भी आंकड़े, और फिर दुनिया डेवलपमेंट चीज के आप देख लीजिए। अनऑफिशियल आंकड़े तो आ रहे हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई है, लेकिन जब हम यहाँ पार्टिसिपेशन देख रहे हैं तो बहुत कम है। जी सर, इसको बढ़ाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है सर। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। और सर राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए हाल ही में अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया था, जिसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जा रहा है सर। उसमें ये प्रयास किया गया है कि संसद में और विधायिका के स्तर पे भी मतलब महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। ये 33% बिल पास भी तो कर दिया गया है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? सर मुझे लगता है ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे महिलाओं की संविधान में राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्माण में भी इसका बहुत फायदा देखने मिलेगा सर। और लैंगिक समानता के स्तर पर भी। लेकिन जहाँ हो गया है वहाँ तो हम नहीं देखते। पंचायतों में जो सरपंच में या प्रधानी जिसे कहते हैं, महिला के नाम पे पिता करता है या पुत्र करता है या पति करता है प्रधान। ये समस्या गांव में बनी हुई है, तो क्या आप वहाँ ऊपर लेवल पर आप नहीं ऐसा महसूस करती वहाँ भी होगा? जी सर, ये एक समस्या देखने मिलती है सर कि सरपंच पति की अवधारणा, तो हमें इसको सुधारने की ज़रूरत है सर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करना होगा ताकि महिलाएं भी अपना प्रतिनिधित्व को समझें और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। चेतना। जी सर। आपका नाम चेतना है? जी सर। चेतना? सर चेतना का मतलब होता है जागरूकता, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, अपने विचार, अपनी भावनाओं के बारे में। जी सर। सब्जेक्ट में भी बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। जी सर। मानव शरीर में कितने संवेदी हैं? सर मानव शरीर में संवेदी अंग की बात करें तो 5 त्वचा एक संवेदी अंग है, और आँख, नाक, कान और जीभ। सॉरी सर। चलिए, मैंने 5 संवेदी अंग आपके अनुसार मान लिए, 5 हैं। इन 5 संवेदी अंगों में सबसे अति संवेदनशील संवेदी अंग कौन सा है? सर मुझे लगता है मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर, एग्जैक्टली। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है सर। जेमिया पिग्मिया के बारे में कुछ बताइए। माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट का है। सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ अभी। लुई पाश्चर। जी सर। सर लुई पाश्चर एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने पॉस्चरीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी, जिसके माध्यम से दूध, दही के पॉस्चराइजेशन के माध्यम से हमें सुरक्षित देखने मिलता है कई दिनों तक। जी, ये सर जर्मनी से थे। जी सर। सर पाश्चराइजेशन की क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पे हम दूध को गर्म करते हैं, उसके पश्चात कुछ देर के लिए सर 65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उसके बाद 30 मिनट्स के लिए ठंडा करते हैं और फिर उसकी पैकिंग करते हैं सर, और कुछ टाइम तक फिर उसको 2 से 3 दिन तक लगभग रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे क्या फायदा? सर इससे प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है और हम ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं सर। ठीक है। आपके पिताजी श्रीमान डालीराम पारधी जी, इनके बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मेरे पिताजी श्रीमान डालीराम जी पारधी
और ये स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं अभी वर्तमान में। उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण स्वास्थ्य नियोजक के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं सर। बाकी आपकी फैमिली के बारे में कुछ जी सर। क्या कैसा आपका फैमिली को लेकर क्या है? सर मेरी फैमिली में मेरी दादी जी हैं जो जिनके अनुभव मुझे प्राप्त होते रहते हैं, और सर साथ ही साथ मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी हैं जो कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक आत्मनिर्भर महिला भी हैं जो कि सिलाई करती हैं। और सर मेरा साथ में एक छोटा भाई है। हाउसवाइफ थोड़ी है। सर घर के काम भी करती हैं और उद्यमी होगी, अपने स्तर पे करती हैं सर अपनी। बहुत महिला उद्यमी होगी। जी सर, थैंक यू। हाउसवाइफ है कि हाउस मेकर है? हाउस मेकर है सर। यही तो डिफरेंस हो गया। महिला सशक्तिकरण कैसे होगा जब एक महिला दूसरी महिला को हाउसवाइफ बोल रही है, हाउस मेकर है? जी सर, है ना? निश्चित रूप से सर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत भी है वो। आपको बनाने वाले भी। जी सर। चलिए, आप अपने आप को बतौर अधिकारी कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं अपने आप को डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में देखना चाहती हूँ। डीएसपी क्या है? सर अभी तो प्राथमिकता डेप्यूटी कलेक्टर के लिए है सर। पर्सनालिटी और डीएसपी भी जाना सूट करेंगे। सर अगर मिलती है तो फिर मैं निश्चित रूप से इसको स्वीकारूंगी और पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से उसका निर्वहन करूंगी अपने कार्यों का। शत-प्रतिशत रूप से आप डिप्टी कलेक्टर के साथ में या डीएसपी के पद के साथ में किस पद पर आप 100% अपना दे सकते हैं? सर मुझे जो भी पद प्राप्त होगा मैं उस पर पूरा 100% ही दूंगी सर, पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से उस कार्यों का। सर प्रायोरिटी तो डेप्यूटी कलेक्टर ही है, लेकिन जो भी पद मिलेगा उसका पूरी ईमानदारी से। वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन क्या भौगोलिक स्थिति है? जी सर बालाघाट जिला जो है वो मध्य प्रदेश में दक्षिण में स्थित जिला है, जो कि जिसकी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। और साथ ही साथ सर भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं 100 से। जी सर, और 100 से लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर, और वनों की दृष्टि से समृद्धता रखता है सर। जितना आपको समझ पा रहा हूँ बड़े सॉफ्ट नेचर की भी है। जी सर, है ना? बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका, और आपका जो निजी जो जैसे हम कहेंगे झुकाव वो थोड़ा सा फैशन के लिए है, फैशन ट्रेंड पर है ना? जो आपने साड़ी पहना, ये साड़ी कौन सी साड़ी कहलाती है, और जो आपने पैटर्न इसको दिया है वो कौन सा पैटर्न? सर मुझे इस साड़ी की अभी पता तो नहीं है कि ये किस। हाँ साड़ी का पर्टिकुलर नाम? सॉरी सर, मैं अभी जानती नहीं हूँ सर, मैं पता करूँगी सर निश्चित रूप से। किस पैटर्न का पहनी है? माफ़ी चाहती हूँ सर। आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के विपरीत, आपका नेचर सॉफ्ट नेचर में अगर भजन गाया तो सॉफ्ट नेचर में आपको पोस्टिंग ही पहली मिल गई जिला मुरैना, है ना? अब आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बालाघाट से। क्षेत्र है आपका ढाल सिंह बिसेन जी का। ढाल सिंह बिसेन जी को जानते हैं आप? उनका क्षेत्र, और आप पहुंच गए किस कहाँ पर? नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्र। कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? सर मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान हम सारी जगह की भौगोलिक स्थितियों, वहाँ की जो पृष्ठभूमि होती है उसके विषय में हम पूरा अध्ययन करते हैं, और कहीं ना कहीं सर जो ट्रेनिंग होगी वहाँ पे भी हमें सिखाया जाएगा कि कैसे सिचुएशन को डील करना है। राजनीतिक समीकरण प्रभावित करते हैं ना अधिकारियों को, प्रशासन को शासन प्रभावित करता है, शासन प्रशासन से प्रभावित होता है? सर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका मुख्य काम होता है सरकार की योजनाओं को लागू करना। मध्य प्रदेश में वर्तमान क्या हो तो पहले से कितने नदी तंत्र हैं? जी सर मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र हैं। एक तो गोदावरी नदी तंत्र। सर मैं नाम के आधार पे बोल सकती हूँ। सर पहले तो नर्मदा नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र है जिससे भी हमारी नदियाँ जुड़ती हैं मध्य प्रदेश जिले की, और तीसरा सर गोदावरी नदी तंत्र है, और चौथा यमुना नदी तंत्र भी एक मिलती है। सॉरी सर, इसके आगे तो मैं रिकॉर्ड माही नदी तंत्र भी है सर। थैंक यू सर। आप
राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कब से कर रहे हैं? सर मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ सर। 2019 से आपने तैयारी की, आज 2024 आ गया। इन 5 सालों में आपने किस विषय पर आपका एक बना के आप मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय? सर मुझे लगता है कि सामान्य रूप से तो मैंने सभी विषयों का अध्ययन किया है, लेकिन पॉलिटी, सर मुझे पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जी सर, राजनीतिक, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था जब आप पढ़े होंगे तो उसमें पहले तो बहुत अच्छे से उसमें पहले पूछा जाता था, रेगुलेटिंग एक्ट आया और ये सब आया। हम बार बार पढ़ते हैं कि पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल और फिर वाइसराय बना दिया। अरे जब पद तो सेम थे तो फिर ये गवर्नर से गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से वाइसराय में क्यों कन्वर्ट किया? ये वाइसराय क्या था? सर शुरुआत में जब ब्रिटिश कंपनी भारत आई थी तो उन्हें धीरे धीरे करके वो एक एक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रहे थे, प्रभुत्व कर रहे थे। और अपने औपनिवेशिक नीति जब उन्होंने अपनाई बाद में चल के, तो पहले तो बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था जहाँ पे उन्हें लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि भारत में सिर्फ बंगाल ही नहीं, भारत के लगभग सभी क्षेत्र, कई ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ से वो अधिक से अधिक लाभ अर्जन कर सकते हैं और अपनी औपनिवेशिक जो उनकी विचारधारा थी उसको वो साकार कर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे बंगाल में पहले गवर्नर था, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी सर। उसके बाद उन्होंने उस भारत का गवर्नर जनरल एक बनाया और फिर साथ ही साथ सर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए वायसराय का पद सृजन किया था सर। वाइसराय का पद क्या? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वाइसराय? सर मतलब जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ सर, तो मुझे लगता है कि शक्तियों के उद्देश्य से था। और वो जो छवि थी, जो गवर्नर जनरल की जो छवि उस टाइम बन गई थी लोगों में, और जो स्थानीय नेता थे उनके प्रति जनता में जो विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी जो उनकी नीतियों के विरुद्ध, तो गवर्नर जनरल अनुमान लगा रही है, अनुमानित तौर पर बस जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अनुमानित जवाब नहीं देना करेंगे। अनुमानित सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोल दो, मान लो। भजनों पे आए, एक भजन गा के सुनाइए जल्दी से। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जी सर। भगवान राम पर आधारित था, मतलब आप राम पहले विचार करते राम आ जाते हैं, आराध्य तो सभी देवता हैं सर, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव जी। सर मैं हिंदू धर्म से आती हूँ तो मेरे सभी देवी देवताओं को, सर मैं तो सभी देवी देवताओं को समान रूप से मानती हूँ। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप हिंदू धर्म के उत्थान में क्या क्या अपनी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सर, आप जहाँ भी जाएंगे आपका धर्म तो आपके साथ चलेगा ना, तो वहां पर भी उस धर्म के लोग होंगे, समुदाय होंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, तो है ना, हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। सर हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक जीवन शैली के रूप में देखा जाता है सर हिंदू शब्द को। आप कैसे अपने अधिकारी तो बतौर अधिकारी आप कैसे अपनी पावर का यूज कर सकेंगे इस धर्म के उत्थान में? सर मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ सर कि एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है कि जो शासन की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना बेहतर तरीके से, चाहे फिर वो समाज के किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी धर्म से जुड़े लोगों के लिए हो सकता है। होता तो फिर तो रामलला मंदिर में तो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी कुछ करा ही नहीं उसने। सर वो भी सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें, सरकारी आदेश नहीं था सर वो, लेकिन वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था सर कि वो राम जन्म, भाजपा को दिया जाता है सर शुरू से ही जो सरकारें रही। केंद्र और प्रदेश में शासन है, और प्रशासन पर कौन प्रभाव डालता है? आपके कदम है, कौन प्रभाव डालता है? शासन। तो बतौर प्रशासनिक अधिकारी तो आपका कर्तव्य हो जाएगा, फिर वहाँ ड्यूटी बन जाएगी।
सर मुझे लगता है सर कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के को साथ लेकर चलना चाहिए, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। आपके आंसर सर बहुत बढ़िया। बैलेंस, संतुलित, ऐसे ही आंसर देना है। आप कांप रहा है मतलब आपका सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर से शुरू करते हैं फीडबैक को। सर पहला फीडबैक। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वेरी नाइस परफॉर्मेंस है ना, और आपने सभी प्रश्नों के संतुलित और सधे हुए जवाब दिए हैं।